नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शकुन गुप्ता, आयुर्वेदाचार्य, माता शाकुंभरी आयुर्वेद सेवा को स्वागत करता हूँ। आजकल हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं जो कह रहे हैं डॉक्टर साहब हमें बुखार था, उसके बाद बुखार तो हमारा ठीक हो गया, परंतु उसके बाद जो दर्दें हैं शरीर में बनी हुई हैं, कभी टाँगों में दर्द हो जाती है, कभी घुटनों में दर्द हो जाती है, कभी उँगलियों में दर्द हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, रैशेज़ पड़ जाते हैं। तो ये क्या है और ये हमें क्यों हो रहा है? तो आज हम इसी के बारे में बात करें। ये क्या है? ये पोस्ट वायरल आर्थराइटिस है, जो वायरल फीवर के बाद होती है। ये 2 प्रकार से हो सकती है। एक तो एयरबॉर्न, एयरबॉर्न जो होती है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलती है। जैसे छींकने से, खाँसने से जो ड्रॉपलेट वातावरण में जो फैल जाती हैं, तो कोई जब हेल्दी पर्सन उसको इन्हेल कर लेता है तो उसके अंदर वो इन्फेक्शन चली जाती है। दूसरा ये वेक्टर बोर्न होती है, वेक्टर बोर्न यानी जो मच्छर की वजह से होती है। जैसे चिकनगुनिया फीवर, चिकनगुनिया फीवर और वायरल फीवर के ऊपर हमने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आप उनको भी देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वायरल फीवर और चिकनगुनिया फीवर के बाद जो जॉइंट में पेन बना रहता है उसको वायरल आर्थराइटिस बोलते हैं। अगर हम चिकनगुनिया या वायरल फीवर के स्टेजेस की बात करें जो आजकल चल रही हैं, तो उसकी 3 स्टेजेस हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जो पहली स्टेज है वो एक्यूट स्टेज, और दूसरी स्टेज सब एक्यूट स्टेज, तीसरी स्टेज क्रोनिक स्टेज। जो सेकंड और थर्ड यानी सब एक्यूट और क्रोनिक स्टेज है वो पोस्ट वायरल आर्थराइटिस में हम काउंट कर सकते हैं। तो हम इसकी स्टेजेस के लक्षण के बारे में बात करते हैं। जो फर्स्ट स्टेज है जिसको एक्यूट फेज बोलते हैं, उसमें क्या लक्षण आएंगे? उसमें सबसे पहले तो बहुत तेज फीवर रहेगा। फीवर के साथ साथ उसमें जोड़ों में दर्द रहेगा, अकड़ाहट रहेगी, रैशेज रहेंगे बॉडी के ऊपर, आंखों में से पानी आ सकता है, और उसमें क्या होगा? थकान रहेगी, उठने का मन नहीं करेगा, और शरीर के जो अलग अलग हिस्सों में दर्द रहेगा। इसमें सिर दर्द भी रह सकता है, कमर दर्द रह सकता है, घुटनों में दर्द रह सकता है, जो टखने हैं उनमें दर्द रह सकता है। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेज की, जो सब एक्यूट स्टेज है। ये स्टेज जो फीवर सबसाइड होने के बाद की जो स्टेज है उसको सब एक्यूट स्टेज बोलते हैं। सब एक्यूट स्टेज में क्या होता है कि बुखार तो नहीं होता, परंतु शरीर में टूटन रहती है, थकावट रहती है, उठने का मन नहीं करता, जॉइंट्स में पेन रहता है, सिमेट्रिकल जॉइंट्स में पेन लगेगा, यानी इस हाथ में पेन होगा, इस उंगली में भी दर्द होगा, तो उसके दूसरे हाथ वाली उसी उंगली में भी दर्द होगा। तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे रहते हैं कि डॉक्टर साहब हमसे उठा ही नहीं जा रहा है, चला ही नहीं जा रहा है। तो इस वजह से बहुत सारे पेशेंट स्ट्रेस भी फील करते हैं। और अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेज की यानी क्रोनिक स्टेज की। अगर जो सब एक्यूट स्टेज है वो 3 मंथ्स तक भी ठीक ना हो और 3 मंथ से भी ज़्यादा लंबी खिंच जाए, तो उसको क्रोनिक स्टेज बोला जाता है। यानी किसी पेशेंट को अगर दर्दें 3 महीने से ज़्यादा बनी रह रही हैं तो उसको क्रोनिक स्टेज बोला जाता है। अगर किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट सब एक्यूट स्टेज में अच्छे तरीके से नहीं हुआ तो वो क्रोनिक स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर क्रोनिक स्टेज में कन्वर्ट हो गई तो ये महीनों से लेकर सालों तक भी चल सकता है पेन। तो ये था सभी इसकी स्टेजेस के बारे में। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको गठिया है, किसी को डायबिटीज है या हार्ट प्रॉब्लम है, या फिर किसी को और कोई क्रोनिक डिजीज है, तो उनमें इस डिजीज के सिम्टम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके कारण के बारे में, ये होती क्यों है? जैसे ही बॉडी के अंदर कोई वायरस एंटर किया, ये वायरस यानी चाहे वो चिकनगुनिया का वायरस है, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से है, जैसे ही वो बॉडी के अंदर एंटर किया तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। एंटीबॉडीज वो होती हैं जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, जो बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं। जब एंटीजन यानी वायरस और एंटीबॉडीज की फाइट होती है, जब वो आपस में जब लड़ते हैं तो उस टाइम पे टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं, और वो टॉक्सिन मतलब एक गंदे विजातीय पदार्थ प्रोड्यूस होते हैं। और जो वो टॉक्सिन्स जब बॉडी के अंदर घूमते रहते हैं, सर्कुलेट करते रहते हैं बॉडी के अंदर, तो कहीं न कहीं जाके जो जॉइंट्स हैं और जॉइंट्स के अंदर की जो झिल्ली है जिसको साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और उसको अटैक करते हैं और उसमें सोजिश पैदा कर देते हैं। जब उसमें सोजिश आ जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होती है, जॉइंट में स्वेलिंग आ जाती है, जॉइंट सूज जाते हैं, उनकी मूवमेंट्स प्रॉपर नहीं हो पाती और उनमें दर्द भी होता है। तो ये था सभी इसके कारण के बारे में। तो अब हम बात करते हैं डू एंड डोंट्स की, इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि ये वातज व्याधि है, वातज यानी जिसमें वात का प्रकोप ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें हमें निदान परिवर्जन यानी जो वात प्रकोपक आहार विहार है, जो वात को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, उनका कम से कम सेवन करना चाहिए। यानी जैसे जो वात का जो खाना है, वात को प्रकोपित करने वाला खाना है, जैसे दही, चावल, उड़द, राजमा, इन चीज़ों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, इसमें प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेने चाहिए, मतलब फ्लूइड्स बहुत अच्छी मात्रा में अंदर इनटेक करना चाहिए। यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो लिक्विड डाइट है उसका सेवन करना चाहिए। जैसे जूस हो गया, कीवी हो गई, जूसी फ्रूट्स हो गए, संतरा हो गया, मौसमी हो गई, इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तीसरा, इसमें बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी है। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी है कि जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो, और परंतु ऐसा भी नहीं करना है कि बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करनी है। इसमें लाइट एक्सरसाइज करनी है, जो बिल्कुल हल्की-हल्की एक्सरसाइज है, जैसे वॉक कर ली थोड़ी देर। अगर हम थोड़ी भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि थोड़ी देर में जो जॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जकड़ जाएँगे और उसमें दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए हल्की एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। और इसमें प्राणायाम, इसमें अनुलोम-विलोम और कपालभाति प्राणायाम ज़रूर करना है। 5 मिनट अनुलोम-विलोम और 5 मिनट कपालभाति प्राणायाम करने से इसमें जो अंदर ब्लड का सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है और जो टॉक्सिन्स है बॉडी से फ्लश आउट होते हैं। और इसमें जो खाने वाली चीज़ें हैं, इसमें हल्का खाना खाना है, जो जल्दी से पचने वाला भोजन है, जैसे घिया हो गई, तोरी हो गई, टिंडे हो गए, इनका सेवन भरपूर मात्रा में करना है। और ये जो है अल्कलाइन फूड है, ये बॉडी से जो टॉक्सिन्स हैं उनको फ्लश आउट करने में भी हेल्प करते हैं।
और जो आंतों को रफेज देते हैं, मतलब रफेज यानी रेशा देते हैं आंतों में। तो उससे क्या होता है कि जो जो स्टूल है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है। तो जब स्टूल क्लियर रहेगा तो वात का प्रकोप बहुत कम रहेगा, बॉडी में वात का शमन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें क्या घरेलू उपचार किया जाता है। इसमें सबसे पहले तो हार श्रृंगार का बहुत अच्छा रोल है। अगर हार श्रृंगार को इसको 10 दिन तक पी ले तो उसके जो पेन्स हैं डेफिनेटली खत्म हो जाते हैं। तो उसको पीने का तरीका क्या है, हार श्रृंगार के 10 पत्ते और हार श्रृंगार के 10 फूल, उनको 2 गिलास पानी में बॉईल करना है। उबलते उबलते 2 गिलास का 1/4 रह जाए, यानी 400 ml का 100 ml रह जाए। तो उसको छान के गुनगुना गर्म पीना है सुबह खाली पेट, और रात को सोते समय पी सकते हैं या शाम को 4 बजे भी पी सकते हैं। परंतु उसके 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में कुछ नहीं खाना है। दूसरा, इसमें हल्दी वाला दूध पीना है। 1 गिलास दूध में 1/4 चम्मच हल्दी का डालना है और उसको सुबह और शाम पीना है, हार श्रृंगार से 1 घंटे का गैप मेंटेन करके पीना है उसको। तीसरा, इसके जो पेन्स को सबसाइड करने के लिए, इसके पेन्स को खत्म करने के लिए मालिश का बहुत महत्व है। इसमें आपको तिल के तेल से या बीएन ऑयल से जॉइंट्स की मालिश करनी है, और मालिश इस पार्ट से करनी है, हथेली के पार्ट से, और हल्के हल्के हाथ से रबिंग करनी है। और मालिश बहुत ज़्यादा जोर दे के नहीं करनी, सॉफ्ट हैंड से करनी है, और पूरा बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, हल्के हाथ से करनी है उसको मालिश को। उस मालिश से जो जॉइंट की इन्फ्लेमेशन है, जो स्वेलिंग है, वो कम हो जाएगी, उसके पेन में बहुत रिलीफ मिलेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर कोई हार श्रृंगार के पत्तों का काढ़ा बना के पी रहा है और साथ में मालिश कर रहा है तो उसको पेन में बहुत लाभ मिलता है। अगर किसी को इनसे रिलीफ ना मिल रहा हो तो मैं कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में आपको बता रहा हूँ। आयुर्वेदिक औषधि में है बीएनजे पाउडर और बीएनजे सिरप। बीएनजे पाउडर का आधा आधा चम्मच सुबह शाम गुनगुने गर्म दूध के साथ लेना है, और बीएनजे सिरप 2-2 चम्मच सुबह शाम लेने हैं। अगर कोई इनका सेवन करता है तो उसको डेफिनेटली रिलीफ मिलता है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको हम ये दे रहे हैं और उनको बहुत रिलीफ मिल रहा है। अगर आपको भी कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है, कोई दिक्कत लग रही है, कोई दिक्कत महसूस कर रहे हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप पर्सनली क्लिनिक पे भी आ सकते हैं और नीचे ये नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी, इसे लाइक करें, शेयर करें। आयुर्वेद, हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।